हिप्नोथेरेपी, इसको थेरेपी क्यों बोलते हैं? देखो, हिप्नोसिस एक तरीका है जिससे आप लॉक करते हो अपने उस लॉजिकल कॉन्शियस माइंड को जो कोई भी चेंजेस होने में आपके माइंड में आपको रोकता है। एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सबकॉन्शियस माइंड। जब हम छोटे होते हैं तो छोटी उम्र में हम सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं। 7 साल की उम्र तक हम पूरी हिप्नोसिस की अवस्था में होते हैं, हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता। जो भी पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बोलते हैं, वही हिप्नोटिक सजेशन की तरह हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर एक बच्चे को पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते करते बड़ा करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म उसके लिए हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है। 2026 में हिप्नोथेरेपी के थ्रू पैसा लाना है। अब आप क्या टिप्स देंगे खुद को वो हिप्नोटाइज करे कि वो पैसे ला सके अपने पास? पैसे लाने के कुछ तरीके, और उससे पहले आप समझ जाओ दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं पैसों के मामले में। एक जो पैसा अर्न करते हैं, दूसरा जो पैसा अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ट्रांस में लेके जाओ। ऐसे कई लोग हैं जो रात को सोते हैं फिर भी उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, और ऐसे मैक्सिमम लोग हैं 8 से 5 काम करते हैं, वो अर्न कर रहे हैं, रात को सोते समय वो बिल्कुल ग्रो नहीं करते। ये आत्माएं, पिशाचनियां, ब्लैक मैजिक, एंटिटीज, ये भी क्या हिप्नोथेरेपी से सॉल्व किया जा सकता है? ब्लैक मैजिक, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब हिप्नोसिस ही है। अगर आपको बचपन से अंधेरे की जगह रोशनी से डराया जाता है कि रोशनी में भूत होता है, तो आप रोशनी से डरते। अब उस अंधेरे के रिलेटेड बहुत सारी कहानी हमने सुनी। अब जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें क्या फील होता है? कोई आ गया। अगर बचपन में हमें वो सब नहीं समझाया गया होता तो हमारा ब्रेन वो सब क्रिएट नहीं करता। वशीकरण मंत्र एक्टिव होता है क्या? वशीकरण अगर हो रहा होता, मोदी जी को 11-12 सालों के पीएम बने, क्या उनके अपोजिशन के इनके कांटेक्ट नहीं होगी कि वशीकरण मोदी जी पे करा के उनको कमजोर कर देते? कि अब इंडिया में इतना ज्यादा सुपरस्टिशन बढ़ चुका है, सुन के गुस्सा आता है, दुख आता है, दोनों चीजें होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए था और हम बैकवर्ड जा रहे हैं अंधविश्वास में। नमस्कार। पूरी दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है वो हमारे खुद के दिमाग की रचना है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में माइंड कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट मिस्टर मयंक राठी जी प्रेजेंट हैं, और वही आपको समझाएंगे कि किस प्रकार हम एवरी सिंगल सेकेंड अपनी डेस्टिनी की रचना खुद कर सकते हैं, किस प्रकार हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और इस कला को सीखने के लिए 18 साल के अनुभवी मिस्टर मयंक राठी से चलिए आज अपनी मुलाकात शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार मिस्टर राठी, कैसे हैं आप? नमस्कार मेनका जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपसे मुलाकात करना तो काफ़ी दिनों से मतलब हमारी लिस्ट में था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। एंड आई थिंक सो यूनिवर्स को मंजूर था कि दिसंबर में जब 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है तो आप लोगों को अपने ज्ञान के थ्रू बता सकें कि 2026 को किस प्रकार वो बिल्कुल टेंशन फ्री, रिलैक्स्ड, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, डिजीज फ्री और किस प्रकार वो अपने अनुसार अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकें, आपसे सीख पाएं। तो हिप्नोथेरेपी, इसको थेरेपी क्यों बोलते हैं और हिप्नोसिस के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? ओके, देखो, जैसा हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी जैसे वर्ड सुनते हैं, देखो हिप्नोसिस एक चाबी है, एक तरीका है जिससे आप लॉक करते हो अपने उस लॉजिकल कॉन्शियस माइंड को जो कोई भी चेंजेस होने में आपके माइंड में आपको रोकता है। हिप्नोसिस के थ्रू हम उस डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं जो एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ का, हमारे इमोशंस का, हमारे शरीर का, हमारे बिलीफ का, हमारे माइंड के प्रोग्राम का कंट्रोल पैनल है। एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सबकॉन्शियस माइंड। हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में बहुत जानते हैं, हमने बहुत कुछ सुना, हमने बहुत वीडियोस देखे, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारे वर्कशॉप्स कर लिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पावरफुली यूज करने का तरीका जो है वो हिप्नोसिस है। मतलब एक तरीके से आपको अगर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ ये जादू सीख लें तो सबकॉन्शियस के अंदर जा करके उसकी प्रोग्रामिंग को दोबारा से डिलीट करके नए प्रोग्राम्स डाले जा सकते हैं। बिल्कुल, हिप्नोसिस ही वो साइंस है जो सबसे ईजीएस्ट और सबसे डीपेस्ट एक्सेस देता है कि कैसे वो फिल्टर जो है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच का, जो आपको बदलने नहीं देता, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता, जो आपके अंदर एक सजेशन कॉन्फिडेंस का जाने नहीं देता, तो उसको कैसे साइड करे और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में डीपेस्ट पार्ट में वो सजेशन डाले, ताकि विद इन अ फ्यू मिनट्स आप अपनी पर्सनालिटी नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी में भी बदलाव ला सको।
इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो छोटी उम्र में हम सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं। लाइक हम हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। एक्चुअली आपको सच बताऊं तो छोटी उम्र में 7 साल की उम्र तक हम पूरी हिप्नोसिस की अवस्था में होते हैं। हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता, यानी लेफ्ट ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। तो 7 साल की उम्र तक जो भी पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बोलते हैं, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक हिप्नोटिक सजेशन की तरह हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर एक बच्चे को पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते करते बड़ा करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म उसके लिए हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है। अरे ये तो ढीला है, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा बेटा तो बहुत सीधा है। तो वो एक हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है और जिंदगी भर वो उस इंसान के कैरेक्टर का हिस्सा हो जाता है। कई केसेस में बच्चों को रफ टफ बनाया जाता है। लाइक फुटपाथ में रहने वाले बच्चे, स्लम में रहने वाले बच्चे, उनको कुछ नहीं बोला जाता। हमारे घर के बच्चों को बोला जाता है। तभी कहा जाता है कि 0 से लेके 5 साल तक की उम्र में आप अपने बच्चों को जो सिखा देंगे 7 ईयर्स तक। अच्छा, ओके, वही उसकी लाइफ की पूरी कैरेक्टर स्केच हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। बिल्कुल। आप अपने घर का बच्चा है, उसको बोलोगे बारिश हो रही, बेटा बारिश में मत भीगना, सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी। अब वो बच्चा क्या हुआ, पूरी जिंदगी 2 मिनट बारिश में भीगेगा ना, सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी। लेकिन 1 घंटा शॉवर के नीचे खड़े रह के नहाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। ओके, पता है क्यों? क्योंकि वो उस स्टेटमेंट से, उन सजेशन से हिप्नोटाइज्ड हो गया उसका दिमाग। अब वो बारिश के पानी से हिप्नोटाइज्ड हो गया, उसे सर्दी जुकाम खांसी होगी। अब वो स्लम में रहने वाले बच्चे, आई टेल यू, जो 7 साल की उम्र तक में जो भी हमने उनको हिप्नोटाइज किया, वो आपकी थेरेपी से वो 1 मिनट की चुटकी से ठीक हो सकता है? यस। पहली चीज, उन्होंने हिप्नोटाइज नहीं किया, वो बच्चा 7 साल की उम्र तक हिप्नोटिक स्टेट में ही होता है, उसी अवस्था में ही होता है, क्योंकि कोई कॉन्शियस फिल्टर नहीं होता। 7 साल की उम्र तक धीरे धीरे लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है। तो उस समय वो जो सजेशन देते हैं, जो वो देखता है, वो सब कुछ उसके लिए हिप्नोटिक सजेशन बन जाते हैं। ओके, या तो अब क्या होता है कि 7-8 साल की उम्र तक फिर स्कूल जाते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं, हमें लॉजिक सिखाया जाता है, बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एनालाइज करना सिखाया जाता है, ये सही है, ये गलत है। तो एक कॉन्शियस माइंड का फिल्टर बन जाता है, एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में एक फिल्टर आ जाता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर होता है। अब क्या होता है कि हम 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस ये फिल्टर है, इसके नीचे सबकॉन्शियस वर्ल्ड है, छोटा सा कॉन्शियस वर्ल्ड है ऊपर। अब हम बड़े हो गए, एडल्ट हो गए। सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोग्राम्ड माइंड है, हैबिट माइंड है, वो उसी चीज़ों पे काम करता है जो उसके अंदर प्रोग्राम है। अब मैं बड़ा हो गया, किसी दिन मुझे लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बचपन से पेरेंट्स ने बहुत गंदे स्टेटमेंट दिए, नेगेटिव स्टेटमेंट दिए, और मेरा कैरेक्टर वैसा बन गया, कमज़ोर सा, डरपोक सा, होते ना घर के माहौल की वजह से। तो अब बड़ा होके बोला, यार अब मुझे सजेशन कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो सोचता है क्या करो, कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करता हूँ। तो वो जाता है, मोटिवेशन सुनता है। मोटिवेशन क्या काम करती है? कॉन्शियस माइंड पे। अब ये फिल्टर है, नीचे सबकॉन्शियस माइंड है। मोटिवेशन यहाँ आया, यहाँ पे हिट किया, लेकिन यहाँ से क्या करता है, ये जो फिल्टर है, अब फिल्टर ना कोई भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता। फिल्टर उसी चीज़ को अंदर जाने देगा जो ऑलरेडी उसके अंदर के प्रोग्राम से मैच करती हो। अब वहाँ से आया कि भाई कॉन्फिडेंट बन, वो कॉन्फिडेंट बनने की सोचता है, ये फिल्टर चेक करता है अंदर, लेकिन अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये फिल्टर तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। अब होता क्या है, इसी वजह से इंसान पूरी जिंदगी, ह्यूमन का एक बेसिक प्रॉब्लम यही है, वो बदलना चाहता है, आदतें बदलना चाहता है, बिलीफ बदलना चाहता है, अपने आप को चेंज करना चाहता है, हो ही नहीं पाता। कॉन्शियसली हम सभी जानते हैं मेरी जिंदगी में क्या करने से मेरी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते। करना भी चाहते हैं तो वो फिल्टर उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अब ये फिल्टर को हटाएं कैसे? यस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। और कॉन्शियसली हम सभी जानते हैं कि क्या करने से नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, तो भी साल दर साल हम वो गलती रिपीट करते हैं। पता है क्यों? बिकॉज वी आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट। हम प्रोग्राम है वो करने के लिए। अब ये फिल्टर ही सबसे बड़ी समस्या है। अब इस फिल्टर को हटाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका जो है वो है हमारा हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स आपको ऐसा एक्सेस देती है कि जिससे फिल्टर थोड़ी देर के लिए अपने आप साइड हो जाता है। फिर आप डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हो और वो सजेशन उसके अंदर डालते हो, और जब वो सजेशन आप उसके अंदर डालते हो, इट बिकम्स योर रियलिटी। ओके,
सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि एक फिल्टर है, थोड़ी देर के लिए हट गया, Yes. आपने सजेशन लिया, डाल दिया और उसके बाद वो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो फिर से गई। हम फिल्टर को क्लोज करते हैं और फिर वो सजेशन अंदर रह जाता है, वो उस इंसान वही बन जाता है। बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन इसको करने में कितना समय लगता है? देखो डिपेंड करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे अलग अलग समय लगता है। किसी को लाइक मैं डिप्रेशन के सेशन लेता हूँ, डिप्रेशन में 8-9 सेशन लगते हैं, एंग्जाइटी में कम से कम 10 सेशंस लगते हैं। तो किसी को फियर्स एंड फोबियाज तो बताऊँ, कई बार कोई फियर एंड फोबिया है तो मैंने 2 से 3 सेशन में सारे फियर एंड फोबियाज को रिमूव किए। कैसे? देखो फियर क्या है, फियर भी एक लर्नड बिहेवियर है। फियर क्या होता है, बचपन से पैदाइश के साथ आप कोई डर लेकर नहीं आए थे, सिर्फ पैदाइश के साथ आपको जोर से आवाज का और नीचे गिर जाने का डर था। बाकी जितने भी डर है देयर इज अ लर्नड बिहेवियर, आपको सोसाइटी ने सिखाए हैं, डरना सिखाया गया है। आप जान के हैरान होगे, लेकिन अगर बचपन में आपको अंधेरे की जगह ये सिखाया जाता कि रोशनी में भूत है, तो आप पूरी जिंदगी रोशनी से डरते, अंधेरे से नहीं डरते। तो जितने भी फियर है वो सब लर्नड बिहेवियर है, सिखाए गए, तो हमने सीखे। और जो भी चीज़ हम ब्रेन में लर्न कर सकते हैं उसे वापस अनलर्न कर सकते हैं। ब्रेन इस वे में काम करता है तो उसके ऑपोजिट वे में भी काम करते हैं। तो हम हिप्नोसिस में उस कॉन्शियस फिल्टर को साइड करके डायरेक्ट सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके वो सारे रिक्वायर्ड चेंजेस ब्रेन में करते हैं जिससे उनके फियर्स पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि फियर्स में कई बार डीप रूटेड फियर्स को मैंने 2 या 3 सेशन में भी रिमूव किया है। वो दोबारा नहीं आ जाते? नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी चीज़ होती है परमानेंट होती है। और अगर दोबारा से वो सेम एक्सपीरियंस पे गए, जिस चीज़ का डर उनके डीप रूट में था, दोबारा से वो उसी सेम सिचुएशन में उनको फिर से इनकाउंटर करना पड़े, तो वो अंदर का दर्द दोबारा से तो नहीं जग जाता है? देखो इसीलिए हिप्नोसिस में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं NLP में मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी में मास्टरशिप की है मैंने प्राणिक हीलिंग की है, एंजल थेरेपिस्ट हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग सीखी है मैंने। तो ऐसी ऑलमोस्ट 23 डिग्रीज लिए मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में। बट पिछले 18 सालों से मैं हिप्नोसिस क्यों प्रैक्टिस करता हूँ, उसका रीज़न यही है कि हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी थेरेपी है कि जिसके थ्रू हम जो सोल्यूशन करते हैं ना, कभी वो रिवर्स नहीं आता। बिकॉज हिप्नोसिस के थ्रू हम डीप लेवल पे जाकर उसको रिप्लेस करते हैं। कई थेरेपीज़ में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको थेरेपिस्ट मिलते होंगे, हीलर्स मिलते होंगे, बताते होंगे कि एक बार हील कर ले तब तो ठीक है, लेकिन लाइफ में वापस जाते हैं तो वापस वो प्रॉब्लम जैसे एक बीज अंदर है ही और बाहर की दुनिया में जाते ही फिर से वो ग्रो कर जाती है। बट दिस इज नॉट द केस विद हिप्नोसिस। हिप्नोसिस आपको कंप्लीट सोल्यूशन देता है। इज इट अ साइंस और इज इट अ मैजिक? इट इज अ साइंस, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैजिक। हिप्नोसिस का मैजिक से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये साइंस है तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं? सब पढ़ सकते हैं? सब हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हैं? या जो बने हुए होते हैं, अगर कोई क्लाइंट आए तो सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए उनको एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा हमेशा? देखो हिप्नोथेरेपिस्ट की हेल्प नहीं ले सकते हो आप। आपको कोई भी इशू है, मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस है, तो आप हीलिंग कराना चाहते हो तो हिप्नोसिस की हेल्प ले सकते हो। नहीं तो आप खुद भी सीख सकते हो, आप खुद सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हो। बहुत आसान होता है सेल्फ हिप्नोसिस करना, कि जिससे आप अपने आप को डीप हिप्नोटाइज करें और हिप्नोटाइज करके अपने आप को सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाकर अपने आप को हील करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने आप को रीप्रोग्राम करें, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए, और एनीथिंग यू वांट टू चेंज इज माइंड। तो कुछ भी कर सकते हैं फिर तो, मतलब हम अच्छी चीज़ें जो सोच रहे हैं करने का वो कर सकते हैं, तो बुरी चीज़ें भी तो की जा सकती हैं। नहीं देखो बुरी चीज़ें, यस आप बुरी चीज़ें से हिप्नोटाइज होते हो, जैसे पेरेंट्स करते हैं गलती से, बच्चों को बचपन में बोलते हैं ये नहीं कर सकता, तो वो बुरा हिप्नोसिस है और उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे। और उसी तरह हिप्नोसिस से हम वापस अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अब जब हम अपने ऊपर करेंगे, हम अपना तो बुरा कभी नहीं चाहेंगे।
नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में जब बच्चे पूरे समय रील्स में और हमेशा टैब खोल करके ही खाना वाला काम कर रहे हैं, और बच्चों के पेरेंट्स रेगुलरली एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, सारे समय उसका ध्यान रील्स पे ही होता है, पता नहीं वो क्या करेगा। तो वो जो डायलॉग्स उनके 7 साल के बाद की उम्र में भी बच्चे सुन रहे होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं डीप रूट में और जा ही रहता है कि भाई मैं तो बेकार हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं करता हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरे में वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आई बिलीव ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को सफ़र भी कर रहे हैं कि वो हमेशा ये कहते हैं कि वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जंप कर रहा है, पढ़ाई बीच में छोड़ दे रहा है। और मेरे पास भी ऐसे बड़े सारे लोग आते हैं कि 10th में जाने के बाद उन्होंने बीच में बोल दिया एकदम कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो अब ऐसे केस में अगर कोई बच्चा आपके पास आता है या कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं और आपके पास बच्चे को नहीं ला पाते हैं, पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम लेकर आए लेकिन बच्चे को नहीं ला पाए, तो आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी के थ्रू? देखो, सबसे पहली चीज़, किसी को भी हिप्नोथेरेपी से हेल्प चाहिए तो उसे खुद को रेडी होना पड़ेगा। ओके। हम दूर से किसी को ऐसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते उसके मर्जी के बगैर। मतलब आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि आप में कोई इश्यूज हैं। जब तक आप विलिंग नहीं हो, आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। ये सब तो मिथ है हिप्नोसिस को लेकर के, कोई वशीकरण कर लेगा, आपको वश में कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नो। मतलब वो आंखों में देख करके एकदम से मेस्मराइज कर देना। नहीं, यूट्यूब वीडियोस पे मत जाइए, बट या आप विलिंग हो तो आपको कोई भी हिप्नोटाइज कर सकता है। ओके। इफ यू आर विलिंग, एनीबॉडी कैन हिप्नोटाइज यू। तो आप विलिंग हो के फिर आप अपने अंदर कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तो ये ज़्यादातर आई थिंक। और एक पेरेंट्स के बारे में एक चीज़ कहूँ कि जैसे आपने एक पॉइंट कहा, बहुत अच्छा कहा, साइकोलॉजिकली बच्चा मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ख़राब है, मान लो स्टडीज़ में ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो जनरल पेरेंट एक स्टेटमेंट देते, तू तो बहुत ख़राब है, तू तो बहुत ख़राब है। करेक्ट। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि तू तो बहुत ख़राब है, तो आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ख़राब कहते हैं, और वो एक हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है और वो बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। करेक्ट। आप उसे कहो कि तू अच्छा है लेकिन तू स्टडीज में बहुत खराब है, तू अच्छा है तो इस चीज में बहुत खराब है। तो स्टेटमेंट बदलने से होता क्या है कि उसकी जो वो ब्रेन जिस तरह से उसको परसीव करता है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो बच्चा किसी एक पर्टिकुलर चीज में अच्छा नहीं होता, तो उस बार बार रिपीटेशन के कारण वो पूरी पर्सनैलिटी उसकी बिगड़ जाती है। यस। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली बिकॉज एक्सपेक्टेशंस रेट्स इतने हाई हैं और आजकल इमोशनल कनेक्ट्स बहुत लूज हो गए हैं। सोलो फैमिलीज में पेरेंट्स रह रहे हैं और मतलब डिप्रेशन का रेट्स हाई होता चला जा रहा है और डिप्रेशन के वेज भी अलग होते जा रहे हैं। वो पहला वाला ज़माना जो बच्चे रेगुलरली अपने आप में कमरे में बंद कर लेते थे, अब वो भी नहीं रहा। उनका डिप्रेशन रेट्स आजकल ये पता लगा करके भी पता लगाया जा सकता है कि वो रेगुलर रील्स को स्क्रोल कर रहे हैं या वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे जा रहे हैं, वो भी डिप्रेशन का एक वे है, फेज है। तो हिप्नोथेरेपी, अब ये नाम तो, और आप NLP एक्सपर्ट भी हैं, माइंड कोच भी हैं, तो माइंड को कोच करने के लिए अगर किसी बच्चे ने आ करके एक बार आपको बोल दिया कि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं या रात में मुझे गलत सपने आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या मैं करियर के बारे में कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे करना क्या है, तो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई आता है तो इमीडिएटली माइंड को हैक करने के लिए क्या आप कुछ इनर अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं या आप एक जनरल काउंसलर बन के उसको समझाते हैं? नहीं, देखो, सिर्फ काउंसलिंग से कभी कोई रिजल्ट नहीं आता। अब समझिए, काउंसलिंग अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, बट सिर्फ काउंसलिंग वोंट गिव यू सम मोर रिजल्ट। हल्के हल्के रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन कोई मेजर चेंज आपको चाहिए तो आपको हिप्नोसिस यूज़ करना पड़ेगा। सबकॉन्शियसली आपको जो बदलाव लाने अपने अंदर, तो मेरा प्रोसेस सेम ही है कि आई डू काउंसलिंग के बाद हम हिप्नोसिस यूज़ करते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर। हिप्नोसिस से उसे हिप्नोटाइज करके वो सजेशंस सबकॉन्शियस माइंड में डाले जाते हैं। ये मुझे थोड़ा सा आप थ्योरेटिकली बताएंगे कि सपोज कीजिए एक बच्चा है, एडिक्टेड है किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल वो सिगरेट ही लेने लग गया है। अब एक एडिक्टेड इंसान आपके पास आता है, नॉट अ बच्चा, इट्स अ 40-50 ईयर्स ओल्ड मैन
हु इज़ कमिंग टू यू कि मेरे को ये एडिक्शन से बाहर आना है, मैं रोज़ रात में बैठता हूँ, मुझे ड्रिंक करने का मन करता है, घर में लड़ाइयाँ होती है, मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है एंड नाउ शी इज़ फाइलिंग डिवोर्स, मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है, कैन यू हेल्प? 100%। देखो, एडिक्शन भी रिपीटेशन के कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गया। हमें सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ डालनी हो परमानेंट बेसिस पे, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है रिपीटेडली एक काम करो, बार बार जब हम कोई रिपीटेडली काम करते हैं तो जो हमारा फिल्टर है कॉन्शियस माइंड का, ये कमज़ोर पड़ता है और वो चीज़ अंदर चली जाती है। जैसे कोई इंसान शराब पीना भी 1-2 बार में पीने के बाद हैबिचुअल नहीं बन गया, उसने कई बार रोज़ पी और फिर वो उसकी हैबिट बन गई। जब हम रोज़ पीते हैं उसको, तो हम कोई भी काम रिपीटेडली करते हैं, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो, हमारी साइकी को लगता है कि अगर मेरा मालिक उसे रिपीटेडली कर रहा है, इसका मतलब मेरे मालिक को इसकी ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, उसे परमानेंट बेसिस पे सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है और वो उसका हिस्सा बन जाती है। अब इंसान देखो, 98% लोग इस दुनिया में ना अपनी हैबिट्स बदल पाते हैं ज़िंदगी पर, ना अपनी बिलीव्स बदल पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो कोशिश कॉन्शियस माइंड पे कर रहे होते हैं। और होता क्या है, बिलीफ और हैबिट्स कहाँ होती है? सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें हिप्नोसिस मदद करता है। लेकिन हम जाते हैं, हम एडिक्शन में भी हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, और हिप्नोटाइज करने के बाद होता क्या है कि वो फिल्टर को साइड करते हैं, क्योंकि हैबिट बहुत डीप रूटेड है। विदाउट हिप्नोसिस आप उसे बदल ही नहीं सकते। तो हम उसी लेवल पर जाते हैं और उसी को वहीं पे काटते हैं, उसी लेवल के अंदर, क्योंकि उसके मल्टीपल सेशंस लगते हैं, 10-12 सेशंस लगते हैं आराम से, बिकॉज बहुत डीप रूटेड हैबिट होती है। तो हमारा एक कुकून बन जाता है आदतों का, एक गंदी आदत के आसपास। तो धीरे धीरे हम अलग अलग डिफरेंट सेशंस के थ्रू उस आदत को कमज़ोर करके पूरी ब्रेक करते हैं हिप्नोसिस में। कुछ अपने क्लाइंट्स की कुछ स्टोरीज बताइए, क्योंकि बहुत रिलेटेबल स्टोरीज अगर लोग सुनते हैं तो वो अपने आप को उस स्टोरी में एक पार्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एक पार्ट ऑफ द कैरेक्टर फील करते हैं, देन दे कैन रिलेट कि इस चीज़ को भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो, अभी मैं एक लेटेस्ट का एडिक्शन की बात हुई तो बताऊँगी। एक लड़का था, 28 साल का, आया था मेरे पास। अपने दिल्ली के उसके पेरेंट्स थे, ऑफिस के नज़दीक ही रहता था मेरे सेम एरिया में, लेकिन वो नोएडा में रहता था क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। चलो, मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते नहीं ले सकते, पढ़ाई वो करता था, अब नहीं करता। वो ड्रग का एडिक्ट था और वो एक्चुअली अपने पेरेंट्स से छुप कर ही लिव इन में रहता था नोएडा में, क्योंकि रोज़ आना जाना नहीं कर पाता था नोएडा। तो वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ड्रग के एडिक्ट थे, ड्रग्स लेते थे। और पहले ड्रग्स के एडिक्शन कर चुका था, उसके पेरेंट्स ने रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा था। वहाँ से 6 महीने बाद आया, वापस छूटा, 4 महीने बाद वापस पकड़ लिया। उसकी एक नई गर्लफ्रेंड मिली और वो भी ड्रग लेती थी। तो 7-8 साल को उसका ड्रग का पूरा एक वो था, केस था। वो परेशान हो चुका था और पेरेंट्स से भी छुपा के उसको लगने लग गया था कि वापस उन्हें आइडिया लग रहा है। उस केस को मैंने 9 से 10 सेशन में पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। और पिछले, जब मैं लेटेस्ट इसका बता रहा हूँ, 3 साल पहले उसका जो पूरा हुआ था, 3 साल हो गए, उसने वापस ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगाया। ड्रग्स छोड़िए, अब उसे किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का एडिक्शन नहीं है। नॉट इवन सिगरेट्स भी बहुत पीता था और ड्रग्स तो रोज़ लेता ही था। हाँ, शराब, वो ड्रग्स लेते हैं जिनको शराब का नशा नहीं चलता, वो सिगरेट तब को हाथ नहीं लगाता। वो पहले बहुत ज़्यादा मोटा था, 130 kg के आसपास का था। वो ड्रग्स ले लेके और ख़राब होता गया, अब बिल्कुल स्लिम हो चुका है और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। तो उसमें क्या आपके सजेशंस उनको, जैसे आप कहते हैं ना हिप्नोथेरेपी में सजेशंस देने पड़ते हैं, तो अब आपके पास आया कोई भी इंसान, वो 1 घंटे आपके साथ बैठा, आपने उसको कुछ सजेशंस दिए, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए, अब वो चला गया घर, और नेक्स्ट सेशन उसने सपोज कीजिए अगले महीने लिया, तो वो जो सजेशंस आपने दिए उसको, वो काम कर रहे हैं कि उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं? देखो, आप समझो बात को कि हिप्नोसिस क्या, जैसा बेस समझ पाओगे तो, कि कॉन्शियसली हम जानते, कॉन्शियसली वो लड़का जानता था ड्रग्स लेना गलत है। कॉन्शियसली हम सभी लोग जानते हैं हमारी ये आदत गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, और हम उसको बहुत बार रोकते हैं करने से। लेकिन एट द सेम टाइम सबकॉन्शियस नहीं मानता, क्योंकि रिपीटेशन के तो सबकॉन्शियस में चले गई, तो उसे लगता है कि ज़रूरी है तभी तो रिपीटेडली किया है। तो जब हम उसे छोड़ने जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है, जैसे वो छोड़ने जाते हैं वो आदत उन्हें और पावरफुली पकड़ती है। जितना छोड़ने जाते हैं उतना तेजी से झगड़ती है वो आदत। ये लॉ है माइंड का। तो अब पहले मैं ऑडियंस को कहूँगा कि अगर आपको आदत छोड़नी है
तो कोई भी आदत छोड़ने से पहले आप दुश्मन को हराने से पहले दुश्मन को समझो, हराने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करते हो कोई एडिक्शन को छोड़ने की, उतना ही एडिक्शन आपको जकड़ लेता है। तो आपको क्या करना है, छोड़ने का जल्दी नहीं करनी, उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को समझो। मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, फिर मेरा बताऊँगा मैंने क्या किया। ऑडियंस के लिए एक प्रोसेस बताता हूँ। अगर अल्कोहल छोड़ना चाहते हो तो, या सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो करना क्या होगा कि आप सेल्फ हिप्नोसिस प्रोसेस भी कर सकते हैं। ओके। मान लो किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, कुछ भी नहीं करना है, आप आंख बंद करो और आंख बंद करके स्मोक करते वक्त, अब क्या इसे हम रिप्लेस करते हैं हमारी मेमोरी में और हमारे माइंड के प्रोग्राम में। हमने जब भी स्मोक किया तो हमें रिलैक्स महसूस हुआ स्ट्रेस से, लेकिन अब अपने माइंड के प्रोग्राम में अगर उस चीज़ को हम बदल दें, आपके पास हिप्नोटिस्ट नहीं है तो क्या करोगे? तो आप सीधा काम करो, आइज क्लोज करो और देखो जैसे स्मोक कर रहे हैं आप, स्मोक के साथ साथ बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट आ रहा है, इतना गंदा जैसे आपको वॉमिट हो जाएगी। या फिर आप शराब पी रहे हो तो बस मन में कल्पना में देखना है कि जैसे ही आप शराब पी रहे हो, उस शराब का टेस्ट इतना गंदा है कि जैसे आपको वॉमिट हो रही है या आपको अनईजी फील हो रहा है। ये काम आपको कई दर्जनों और सैकड़ों बार करना पड़ेगा। दिन में बैठो, 5-10 मिनट इसे करो, 2-5 मिनट करो, हर रोज करो। कुछ दिन जब ये बार बार आप करोगे तो इसे रिप्लेसमेंट टेक्निक कहते हैं ब्रेन की। हमारा ब्रेन किसी चीज़ को खाली नहीं रहने देता, लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज़ को इमेजिन करते हो उस वे में, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये अब तो हमारे पास, जैसे मैं सवाल का पूरा आंसर दे दूं कि हमारे पास जैसे कोई आता है तो हम हिप्नोटाइज करके उनको डीप लेवल पे लेकर जाते हैं, और लेवल पे ले जाकर हम उनके ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड को वही सारी चीज़ें कन्विंस कराते हैं जो कॉन्शियसली वो ऑलरेडी कन्विंस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, उससे पता है शराब पीने से बॉडी का नुकसान है, जल्दी मर जाऊंगा, कॉन्शियसली पता है, लेकिन सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ हम सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करवाते हैं और वो इंसान वहाँ पे मानता है। हम कहते हैं शराब पीने से तेरा बॉडी ढलने लगाएगा, एजिंग जल्दी होगी, तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते हैं हिप्नोसिस में तो वो उसे मानता है, लेकिन कॉन्शियसली तो उसे खुद को पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता। तो यही डिफरेंस होता है हिप्नोसिस और नॉर्मल स्टेट में। लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान चाहिए, क्योंकि उसको फाइट करना है अपने पुराने सबकॉन्शियस बिलीव्स के साथ। यानी जो रिलैक्सेशन उसको एडिक्शन से मिल रही थी, अब उसको रिप्लेस करना है, और वो भी ये जानते हुए कि ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल भी है क्योंकि मैं उल्टे रास्ते चल रहा हूँ। आसानी वाला रास्ता है कि तुरंत पियो, रिलैक्स हो जाओ, और मुझे चलना अब हवा के उल्टे तरफ है। तो ये मुश्किल वाला रास्ता जल्दी से कोई नहीं इख्तियार करता है, थोड़ी देर चलता है एंड अगेन दे गिव अप। तो ऐसे केस में आप जो लिमिटेड सेशंस बोल रहे हैं कि 10 सेशंस कर लो, 12 सेशंस कर लो, इज़ इट इनफ कि ये एक लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग रहेगी? क्योंकि वो इंसान दोबारा से फिर ही उसी लूप में आ सकता है। तो कैसे हैंडल करें? क्योंकि पहले तो हमको माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा उसके, और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने में ही मुझे लगता है बहुत साल लग जाते हैं किसी के दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना कि तुमको ये चीज़ नहीं करनी है, या जब तक कोई झटका ना लगे, जब तक उसे किसी चीज़ का झटका ना लगे तब तक उसका माइंड, जैसे अभी विल पावर पे ही तो माइंड पूरा टिका है ना। जिम जाना है, 1 जनवरी को हमको पूरे साल जिम जाना है, उसके बाद 1 महीने गए, दूसरे महीने से फिर नहीं जाना है। तो माइंड को पावरफुल बनाना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि काम तो सारा माइंड का है। तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम अपने माइंड को कैसे, मतलब क्या हिप्नोथेरेपी दूसरे के ऊपर कम काम करती है, अपने ऊपर ज़्यादा काम करती है? इज़ इट दैट? नहीं, देखो, सबसे पहले आपने एडिक्शन की बात करी तो हमें लड़ना नहीं होता। हिप्नोसिस में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ से आप लड़ते हो दिमाग में, एक्चुअली आप उससे हारते हो। यू कैन नॉट फाइट, बस आप रिप्लेस करते हो। जितना आप लड़ोगे अपनी पुरानी आदतों से, उतना ही वो आदतें मजबूत होती जाएगी आपके अंदर। तो आपको क्या करना है, हिप्नोसिस के थ्रू हमको लड़ाई नहीं करते, हम सिर्फ उसके अंदर जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग और वीक माइंड नहीं होता। देखो, माइंड के अंदर पावर सबको इक्वली मिले होते हैं, आप कितना यूज़ करते हो उस पावर को, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हिप्नोसिस आपकी मदद करता है आपके माइंड का जो अनयूज्ड हिस्सा है, उस पूरे अनयूज्ड हिस्से को यूज़ करने में।
हिप्नोसिस की वही मैजिक है, हिप्नोसिस का वही कलाकारी है कि जितना भी अनयूज्ड माइंड है सारे पावर्स को यूज कर लो आप। तो कोई स्ट्रॉन्ग वीक माइंड नहीं चाहिए उसमें, बस माइंड की विलिंगनेस चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो आप उस ट्रांस में जाएंगे, और जब ट्रांस में जाएंगे तो आप वाइड ओपन सारे दरवाजे खुले दिमाग के, एंड देन यू कैन डू एनीथिंग। मतलब सालों पुराने इंप्रेशंस आप मिनटों में खत्म कर सकते हो। तो ट्रांस में थेरेपिस्ट ले जाता है कि हम खुद भी जा सकते हैं? हम खुद भी जा सकते हैं, हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हैं। कैसे? सेल्फ हिप्नोसिस करने का देखो बहुत सारी टेक्निक्स है, बट मैं एक सिंपल टेक्निक्स कुछ बताता हूँ ऑडियंस को, तो लाइक दे यूज कर सकते हैं। लाइक किसी को पैसा चाहिए, अब जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट में एडिक्शन की बात हमने कर ली, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो पैसा है। अब किसी को 2026 में 2026 में हिप्नोथेरेपी के थ्रू पैसा लाना है, चाहे वो कमा के लाए, चाहे वो एंसेस्ट्रल उठा के ले आए, या कहीं से भी लाए, दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं से भी पैसे लाए, उसको पैसे से मतलब है। अब आप क्या टिप्स देंगे खुद को वो हिप्नोथेरेपिस्ट बने, खुद को हिप्नोटाइज करे कि वो पैसे ला सके अपने पास? देखो, पैसे लाने के कुछ तरीके, और उससे पहले आप समझ जाओ दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं पैसों के मामले में। एक जो पैसा अर्न करते हैं, दूसरा जो पैसा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप पैसा अर्न नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तरीका है, आप हार्डवर्क से उसको अर्न नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको स्मार्ट वर्क, यस हार्डवर्क भी ज़रूरी है, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क साथ में नहीं है तो आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे कई लोग हैं जो रात को सोते हैं फिर भी उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, और ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जो 8 से 5 काम करते हैं, वो अर्न कर रहे हैं, रात को सोते समय वो बिल्कुल ग्रो नहीं करते। तो अट्रैक्ट कैसे करें? बहुत सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ट्रांस में लेके जाओ। ट्रांस में ले जाने का रास्ता मैं सिंपल रास्ता बताता हूँ। लोगों को बहुत सारा मिथ है हिप्नोसिस को लेकर के, हिप्नोसिस की अवस्था तो ऐसी होती है वैसी होती है। मैं बता दूं ऑडियंस को कि हिप्नोसिस में हर इंसान डेली नेचुरली सैकड़ों बार डेली हर इंसान खुली आंखों से जाता है। हिप्नोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन है ब्रेन का। ना आप जागे हुए हो ना आप सोए हुए हो, उसके बीच की अवस्था जिसे हम सेमी कॉन्शियस कहते हैं, वही हिप्नोसिस की अवस्था है। हिप्नोसिस ना ही कोई नींद है और ना ही कोई कि आप अनकॉन्शियस होते हैं। हिप्नोसिस एक डीप फोकस्ड अवस्था है जहाँ पे आप डीपली फोकस्ड होते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, कोई अफर्मेशन पे, किसी इमेजिनेशन पे, विजुअलाइजेशन पे। तो करिए क्या, बहुत सिंपल है, आराम से बैठे, राइट, और चेयर पे। इसमें कोई आपको मुद्रास बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा नहीं। दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। सिर्फ सिंपल आराम से बैठे, थाइस पे हाथ छोड़ दे, और उसके बाद कुछ लंबी और गहरी सांसें ले, आंखें बंद कर लाइक इस तरह से। सिंपल, आई गिव यू एग्जांपल। मैं कर लूं? या ओके, आई गिव यू। मैं आपको बहुत छोटे से थोड़े एक के 2 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा हिप्नोसिस एक्सपीरियंस करवाता हूँ। ठीक है। और वो ट्रांस है, और उस स्टेट में हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर सकते और आप इस बार रीप्रोग्रामिंग में ना पैसे वाला अट्रैक्शन डाल दीजिएगा। हैं। बिल्कुल 100%। द फीट फ्लैट ऑन अ फ्लोर, ये ध्यान रहेंगे हमेशा। ओके, क्लोज योर आइज। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन and out. Take one more deep breath in. और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन को आप जहां कहीं पे भी बैठे हैं वहां छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और 3 सेकंड तक उस सांस को होल्ड कीजिए। 1 2 3। अब धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरे साथ आप कुछ लंबी और गहरी सांसें लेंगे और अपने शरीर और अपने मन को रिलैक्स होने देंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन डीपली, ब्रीथ आउट वेरी वेरी स्लोली।
Breathe in very, very deep. Breathe out slowly. And as you breathe out, I want you to let go everything out of your mind. Leave your body. Leave your mind. Breathe in. And out. अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखेंगे. मन में कोई विचार आता है तो उसे आने दे. जाता है तो उसे जाने दे. ब्रीद इन. आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन पे रखेंगे. आउट. क्योंकि अब से हर अंदर जाती हुई सांस आपके मन को शांत करेगी. ब्रीद इन. और हर बाहर आती हुई सांस आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करेगी. अब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर पर लाइए. सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक. शरीर के एक एक हिस्से को महसूस करें. शरीर के एक एक मसल्स को महसूस करें. देखिए किस तरह आपका शरीर इस कुर्सी पे रिलैक्स कर रहा है. देखिए किस तरह इस कुर्सी ने आपके शरीर का वजन ले रखा है. नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है, कोई लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग नहीं लेनी. और अपने पूरे शरीर को महसूस करते चले जाएं. और अब मेरे साथ साथ मन में 10 से 1 तक काउंट करेंगे. और अपने मन में इंटेंशन रखेंगे कि हर काउंटिंग के साथ, 10 से 1 की काउंटिंग के साथ आप एक डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे. और 1 की काउंटिंग तक आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे. आपका बॉडी और माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे. 10. अब इंटेंशन रखिए कि हर काउंटिंग के साथ आप डीप रिलैक्सेशन में उतरते जा रहे हैं. अपने मन में काउंट करेंगे. 9. जस्ट गोइंग मोर एंड मोर डीपर. 8. हर काउंटिंग के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप गहरी और शांत अवस्था में उतरते जा रहे हैं. 7. जस्ट फील कि हर एक काउंटिंग के साथ 6. आपका मन शांत हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है. 5. 4. हर उल्टे नंबर के साथ आप और गहराई में गिर रहे हैं. 3. 2. 1. अब आप अपने मन की सबसे शांत और गहरी अवस्था में उतर चुके हैं. और अब इस अवस्था में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सजेशन दे सकते हैं, चाहे वो कैसा भी सजेशन हो. सब कुछ आपके हाथ में है. आप चाहो तो अपने आप को प्रॉस्पेरिटी के सजेशन दे सकते हैं. आप चाहो तो अपने आप को अच्छी हेल्थ के सजेशन दे सकते हैं. आप चाहो तो अपने आप को कॉन्फिडेंस के सजेशंस दे सकते हैं. तो अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूँगा. 5 की काउंटिंग में जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप पहले से बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश्ड, फ्रेश, एनर्जेटिक महसूस करेंगे. आप महसूस करेंगे जैसे आप 2 घंटे की गहरी नींद लेकर उठे हैं. 1. धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आते हुए आप महसूस करेंगे एकदम लाइट, एकदम हल्का. 2. यस, यू आर कमिंग आउट. 3. 4. इस गहरी अवस्था से बाहर आते हुए. एंड 5. slowly open your eyes wide awake.
such a ball. Right, Very such a beautiful relaxing, smile. Very relaxing. Beautiful. Nice, very nice. I can see from your body language, your facial expression, you are so relaxed. Yes. मयंक जी बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है, नो डाउट. और सबकॉन्शियस माइंड में जो मुझे डालना था मैंने डाल लिया. एंड आई 100% नो कि आप लोग भी इस मेडिटेशन के दौरान जो भी आपको सजेस्टेबिलिटी, जो भी सजेशंस आपको अपने सबकॉन्शियस में डालना था, आपने ज़रूर डाल लिया होगा. देखिए, जीवन में हम कई बार इस वजह से भी रुक जाते हैं कि हमें लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है. और नज़र बट्टू, काला काजल लगाना बचपन से ही माँ अपने बच्चे पे लगाती है. मेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, बच्चा बड़े सुंदर हो ना, काला टीका तो लगता है. काला टीका तो लगेगा ही लगेगा. लड़कियां ज़्यादा रात में बाहर ना निकलें, नज़र लग जाती है. पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो. और गांव वगैरह में तो हम लोगों ने देखा भी है, कई बार रील्स वगैरह में भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप जाइए तो ब्लैक मैजिक उतारा जाता है एंड ऑल. तो ये आत्माएं, पिशाचनियाँ, ब्लैक मैजिक, एंटिटीज़, ये भी क्या हिप्नोथेरेपी से सॉल्व किया जा सकता है? देखो, 100% हिप्नोसिस से इसका इलाज किया जा सकता है. एक्चुअली उसे डी हिप्नोटाइज कहेंगे. ब्लैक मैजिक, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब हिप्नोसिस ही है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, 100% दैट आर हिप्नोसिस ओनली. जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अगर आपको बचपन से अंधेरे की जगह रोशनी से डराया जाता है कि रोशनी में भूत होता है, तो आप रोशनी से डरते. अब बचपन में आपको बताया गया कि अंधेरे में भूत होता है क्योंकि आप शैतानी कर रहे थे. आपको कंट्रोल करने का रास्ता क्या था? अंधेरा करके रूम में डाल देंगे, वहाँ पे भूत होता है, बाबा होता है, पुलिस होती है. तो अब क्या होता है कि आप अंधेरे से डरना शुरू हो गए. पेरेंट्स ने एक इमेच्योर हरकत करी. उसको ये नहीं डराना चाहिए था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी क्या होगा. अब उस अंधेरे के रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी. उस अंधेरे में भूत आया, ये आया, वो आया, प्रेत आया, पिशाच आया, वगैरह वगैरह, जो कैटेगरीज है इतनी सारी. तो अब अंधेरे से ही, अब जब हम अंधेरे में जाते हैं तो याद करना, कभी कभार अंधेरे में आए तो शांति होती है रात को. तो कोई सड़क पे हल्की हवा से कोई अलग टाइप की आवाज़ आती है तो हमें क्या फील होता है? कोई आ गया, पायल की आवाज़ आई. हाँ, पायल की आवाज़ आई. ये सब हमारा दिमाग क्रिएट करना शुरू कर देता है क्योंकि बचपन में हमें वो सब समझाया गया. अगर बचपन में हमें वो सब नहीं समझाया गया होता तो हमारा ब्रेन वो सब क्रिएट नहीं करता. अगर हमें बचपन में सिखाया जाता है कि अंधेरे में भगवान होते हैं तो हम अंधेरे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते. तो वो क्या है? वो सब हिप्नोसिस ही है. तो अब ये जो जादू टोना, ये सारा अगर आप बिलीव करते हो तो आपके अंदर होगा. तो वशीकरण मतलब सब फेक है. वशीकरण कोई कर ही नहीं सकता किसी का. देखो, एक चीज़ समझो मेनका जी, नहीं, मैं तो जानना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ. लेकिन जब आते हैं क्लाइंट्स की भाई ब्लैक मैजिक है और वशीकरण है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम लोगों को माइंड का यूज़ करना पड़ता है. बट आपके थ्रू जानना चाहती हूँ कि वशीकरण मंत्र एक्टिव होता है क्या? करते हैं लोग वशीकरण? देखो, वशीकरण अगर हो रहा होता तो मोदी जी को 11-12 सालों के पीएम बने जी. क्या उनके अपोजिशन के इनके कांटेक्ट नहीं होगी कि वशीकरण मोदी जी पे करा के उनको मरवा देते या उनको कमज़ोर कर देते? क्या वशीकरण नहीं हो सकता? करेक्ट. अब जब आप ये बात कहने जाओगे तो बोलेंगे नहीं वो बहुत मजबूत होते हैं और हो तो उन पे नहीं हो सकता. हाँ. अरे वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है. तो फिर तुम्हारा वशीकरण किस काम का? जहाँ पे हम लाइव एसिड टेस्ट की बात करेंगे ना, वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे. ये सब क्या होता है? देखो, एक मीडियोकर माइंड को वो जानते हैं. बचपन से हमने कहानियाँ सुनी वशीकरण की, इसकी, भूत प्रेत की. तो ये एक्चुअली इंडिया ना कहानियों का जनक रहा हज़ारों सालों से. हमारे देखो कितनी माइथोलॉजीज है, कितनी सैकड़ों किताबें हमारी. इतनी किताबें किसी दुनिया की किसी रिलीजन में नहीं है क्योंकि हम स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे थे इंडियंस. तो इतनी सारी कहानियाँ बनी, हमारे यहाँ भूत भी बने, प्रेत भी बने, चुड़ैल भी बनी, अलग अलग 12 कैटेगरी उसमें. तो अब ये हम चीज़ बिलीव कर लेते हो, बिलीव करते हैं. जो हम बिलीव करते हैं वो महसूस करते हैं. तो जो बिलीव करता है ब्लैक मैजिक में, उसको ब्लैक मैजिक होगा भी, उसको अपने आसपास महसूस होने लगेगा.
ऐसे कई सारे केस आते हैं मेरे पास। तो अब होता क्या है कि सर ऐसा हुआ, अब ये सर ऐसा हुआ, मेरे बाजू वाले ने ऐसा हुआ था, मेरी रिश्तेदार थी, तो मेरी ननद ने उसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। तो जब मैं पूरी स्टोरी जानता हूँ तो पता चलता है कि वो बचपन से बिलीवर रहे इस चीज़ के, और उनको अब घर में आवाज़ें आती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे को जल्दी बुखार आ जाता है। अब ये चीज़ें कोइंसिडेंटली बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही होती है, लेकिन जब आपका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कि हमारे पे कुछ हुआ है, तो एक्चुअली आप उन चीज़ों को उसी फ्रेम के थ्रू देखते रहते हो और आपको उसी वे में वो दिखती है। जैसे अंधेरे में कोई हल्की सी आवाज़ भी आपको भूत की तरह महसूस होती है शांति में, राइट? वो दिन में महसूस नहीं होती, लेकिन अंधेरे में ही भूत महसूस होगा, क्योंकि आपको भूत बताया गया कि अंधेरे में ही आता है। तो दिस इज द रीजन तो व्हाटएवर ये यू जादू टोना टोटका कुछ भी नहीं होता है, दीज आर ऑल फेक। कम ऑन, अगर ये सब हो रहा होता तो क्यों हमारी सरकार डिफेंस में इतने अरबों रुपए खर्च करती? बैठा देती उन टोने टोटके वाले को पाकिस्तान की सेना पे, मार दो सारे टोटके, खत्म एक ही बार में। गुड। इतने सारे चमत्कारी लोग हैं हमारे देश में, तो इतने सारे लोग हैं, तो सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं, वो सब समझती, इतना बजट क्यों खर्च करेगी? तो ये इतने लोग आते हैं, तंत्र मंत्र, ये जादू टोना टोटके वाले, बैठा उनको बॉर्डर के ऊपर। आई रियली अग्री टू इट। और पता है आपको, ये मेरे मन में भी एक बार आया था, क्योंकि जब हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आता है ना कि आप कॉन्वलेक्सा बोलिए, आप ये नंबर लिखिए, आप ये कीजिए, इससे आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरे मन में आया कि अगर एक शब्द में इतने पावर है कि वो पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है, तो कोई नया वर्ड मैं भी दे देती हूँ, रील्स तो पॉपुलर हो ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कुछ आबड़ा का डाबड़ा जैसे मैं भी कोई एक वर्ड निकाल के बोल देती हूँ, अपने बिलीफ सिस्टम में वो बिलीव करने लग जाएगा कि भाई इस वर्ड से पैसे आने वाले हैं, और ये हमारे बिलीफ को जाके हाईजैक कर लेगा और उसी बिलीफ सिस्टम से उसके पास पैसे आने लग जाएंगे। ये सेम मेरे अंदर भी बातें आती थी, एंड आज आपके मुंह से सुन करके मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया कि वाकई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस होता है अगर आप बिलीव करते हो। इफ यू डोंट बिलीव, अगर मुझे बिलीव नहीं है, मुझे भूत प्रेत कभी नहीं लग सकता। अगर मैं बिलीव कर लूंगा भूत प्रेत होते हैं तो मुझे लग सकता है। वेरी ट्रू। मैंने आज तक 14 भूत भगाए। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हर परिवार में एक समझदार होता है, तो सब जब हार चुके होते हैं फिर वो एक कॉल आता है, सर ये प्रॉब्लम है। आई एग्री। भूत आपके दिमाग में होता है। देखो अगेन समझो कि इसका एक सारांश समझो, समरी समझो, तो आपके लिए तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपके पास दिमाग नहीं हो सकता। अगर आपका दिमाग निकाल के स्टेबल पे रख दिया जाए, कोई भूत प्रेत चुड़ैल आपको लग सकती है? नहीं लगेगी। जब तक आपके पास दिमाग नहीं, आपके पास दुनिया नहीं। जो दुनिया आपने दिमाग में बना रखी है वही दुनिया प्रोजेक्ट करते हो आंखों के द्वारा। अगर अब मेरी दुनिया में भूत प्रेत नहीं है तो मेरे लिए भूत प्रेत मुझे दिखते भी नहीं है। अगर मेरे दिमाग में, अगर मेरी दुनिया में भूत प्रेत डाले गए होते या मैं बिलीव करता तो मुझे वो दिखते भी, महसूस भी होते। और ये सुन के दुख होता है क्योंकि अब इंडिया में इतना ज़्यादा सुपरस्टिशन बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, इतना भयंकर लेवल पे। मैं आपको बताऊं, इतने केसेस आते हैं मेरे पास, एंड सुन के गुस्सा आता है, दुख आता है, दोनों चीज़ें होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए था, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच रही है, और हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं अंधविश्वास में। कोई भी रील्स में कुछ भी बोले जा रहा है कि हमारे पास में ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं था। और अभी तंत्र मंत्र के नाम के ऊपर, ग्रहों के डर, उसका डर के नाम के ऊपर आपको कैसे भी लूटा जा रहा है। वेरी ट्रू। मेरे पास लोग आते, लाखों लाखों रुपए डूब गए, लेके चले गए, भाग गए लोग। उनकी पुलिस रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि उन्हें डर लगता है सोसाइटी में इज्जत नहीं रहेगी। इतने लाखों लाखों रुपए लोग डुबा देते, पूरा पूरा घर बर्बाद हो जाता है और पूरा पूरा परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है इन तंत्र मंत्र वालों के चक्कर में। लेकिन मैं जी अभी लाखों रुपए ले जाने वाली जो बात आपने बोली, ऐसे केसेस मेरे पास भी आते हैं कि उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, घर में से सारे पैसे लेके चला गया, गहने लेके चला गया। ऐसे होता है क्या? देखो हिप्नोटिज्म का उसका कोई लेना देना नहीं है। कई केस आते हैं, बोले सड़क पर आया, एक पेपर दिखाई, एड्रेस कहाँ है, और वो आप थोड़ी देर के लिए सुन हो गए, आपके सारे सोने गहने ले गया। तो एक्चुअली उसका हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पेपर में क्या होता है, एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर टाइप का गांजा होता है, पाउडर होता है, केमिकल, जो ब्लो करते हैं बहुत स्मार्टली, और विद इन अ सेकेंड्स होता क्या है कि जब आपके नोज के अंडर एंटर करता है या स्किन पे लगता है तो कुछ देर के लिए आपका दिमाग सुन हो जाता है, कुछ देर के लिए।
और उसमें वो आपके गहने वगैरह चुरा के लेके चले जाते हैं और फिर कुछ देर में आपको वापस होश आ जाता है। ओके। मयंक जी, आपने 22 मोडालिटी सीखी है जो अभी आपने बताया, तो इतनी सारी मोडालिटी सीखने के बाद ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त हुआ जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मतलब हिप्नोथेरेपी, माइंड कोच, तो अब जितने लोग आपको सुन रहे हैं, आपके साथ पूरी बातचीत करने के बाद इतना ही समझ में आया है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, मतलब न जादू है, न टोना है, न सुपरस्टिशन है। हिप्नोथेरेपी भी एक तरीके का रिलैक्सेशन है। पूरे दिन भर में आपने बोला कि सैकड़ों बार हम हिप्नोटाइज होते हैं। तो ये चीज़ें इतनी जनरलाइज्ड आपने तरीके से समझाया है लोगों को। ये समझ आपके पास कैसे आई और क्या समझा आपने? इतनी सारी चीज़ें सीख करके इवेंचुअली आपने क्या समझा? देखो, ये पिछले 18 सालों में इतने सारे मोडालिटीज सीख कर, इतना कुछ जानकर मैं हिप्नोसिस प्रैक्टिस क्यों करता हूँ? क्योंकि ओवरऑल समझ आ गया कि दुनिया के जितने भी अलग अलग थेरेपीज, हीलिंग, ये साइंसेज है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैप करना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ही। क्योंकि चेंज जब तक सबकॉन्शियस माइंड को टैप नहीं करेंगे, जब तक कोई सजेशन सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगा, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। और हिप्नोसिस साइंस है, डायरेक्टली एक्सेस देता है आपको सबकॉन्शियस माइंड का। तो इसीलिए मेरा जो ओवरऑल सारांश है 18 साल का जो एक्सपीरियंस रहा इस माइंड कोचिंग हिप्नोसिस में, तो ये रहा है कि सारी की सारी पावर, सारी की सारी शक्तियाँ, दुनिया के सारे विज्ञान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अंदर उतारना चाहते हैं। अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग रास्ते देते हैं। तो क्यों ना डायरेक्ट रास्ता आप चूज करें जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो? क्योंकि अलग अलग रास्तों से जाओगे, कहीं ना कहीं लुटेरे कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपको लूटने की कोशिश करेगा, साइकोलॉजिकल किडनैप करने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट क्यों अपने अंदर नहीं उतरते? आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूरी ज़िंदगी में एक ह्यूमन अपने माइंड का कितना % पावर यूज़ करता है, आप जानते हो? एक इंसान एवरेज अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ब्रेन का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है और 80% हिस्सा पूरी ज़िंदगी अनयूज्ड रहता है। और जो 20% हिस्सा जो ब्रेन यूज करता है इंसान, उसमें से मुश्किल से टोटल 20% में से मुश्किल से 4 से 5% माइंड पावर का यूज करता है। अब सोचो, इतने से टाइनी हिस्से को ब्रेन के पावर्स का यूज कर कर मैंने ये डिवाइस बनाए, मैंने टेक्नोलॉजी बनाई, मैंने प्लेन्स बनाए, सबमरीन्स बनाई, मैंने बुर्ज खलीफा बनाया, मैंने आज ये कैमरास बनाए, सेटअप्स बनाए जिससे दुनिया में अलग अलग जगह पर लोग ये वीडियो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जरा सोचो, अगर मैं अपने ब्रेन का 10-20% भी पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि अगर मैं कल्पना भी करने जाऊं कि मैं 20% अपने माइंड पावर का पूरा इस्तेमाल करना शुरू करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं? शायद उसकी कल्पना भी मैं आज नहीं कर सकता। फिर भी बताइए, अगर आप शायद मैं इस पूरी यूनिवर्स को शेक कर दूं, बिकॉज इस यूनिवर्स ने हमारे माइंड में इतने अनलिमिटेड पावर्स दिए हैं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरे के पूरे माइंड को यूज करने में अभी कितने साल लगेंगे? देखो, अगेन उस माइंड को यूज करने का एक रास्ता है, दैट इज हिप्नोसिस। साइंस खुद अपने ब्रेन पे पूरा रिसर्च नहीं कर पाई। जितना रिसर्च कर रही है हमारे ब्रेन पर, वो पा रहा है कि ब्रेन की सीमाएं असीमित है। ब्रेन के पावर्स असीमित है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। ब्रेन के अंदर अमेजिंग हीलिंग पावर्स होते हैं, भयंकर हीलिंग पावर्स होते हैं। ब्रेन के अंदर अमेजिंग मैनिफेस्टेशन पावर्स होते हैं, बस हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो ऑपोजिट वे में इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द थिंग। तो अपने अंदर उतरो, यू आर द बॉस। और जितने भी महापुरुष इस धरती में हो चुके हैं, उनके अगर सारांश समझोगे, पढ़ोगे, तो उन्होंने ये कहा कि जो शक्तियां है वो आपके अंदर ही है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूं तो इज हिप्नोसिस मेडिटेशन? नहीं, हिप्नोसिस और मेडिटेशन में बेसिक डिफरेंस है। देखो, हिप्नोसिस और मेडिटेशन में फ़र्क ये है कि मेडिटेशन में हम अपने आप को छोड़ देते हैं, वी लीव अवरसेल्फ, और हिप्नोसिस में हम उस स्टेट में अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। तो हिप्नोसिस इज लाइक डूइंग सम एक्टिविटी, मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग, इज कॉल्ड मेडिटेशन।
सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. बट यस, अगर हिप्नोसिस में मेडिटेशन को ऐड कर देते हैं, जो ओशो रजनीश ने भी कहा था कि अगर इफ़ यू ऐड हिप्नोसिस इन मेडिटेशन, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत लीप एंड बाउंड्स में सुपर फास्ट होती जाएगी, क्योंकि हिप्नोसिस आपको मदद करता है मेडिटेशन को भी डीपर लेवल पे अचीव करने में. तो दिस इज हाउ हिप्नोसिस हेल्पफुल. क्योंकि मेडिटेशन में भी तो हम ट्रांस में ही जा रहे होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन जब हम कर रहे होते हैं, सोल लेवल जिसे कहते हैं. और आजकल तो मेडिटेशन भी बहुत अनेक तरीके के होने लगे हैं, और उसमें भी हम सजेस्टेबिलिटीज ही दे रहे होते हैं. देखो अगेन, ज्यादातर लोग भी मेडिटेशन के नाम पे इंडिया में आज की तरह में हिप्नोसिस ही कर रहे हैं. दैट इज व्हाट आई एम वांटिंग टू आस्क. देखो, अगर आप माइंड के लेवल पे जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं, एक बात समझ जाइए, जिन किसी गुरु से भी करते हैं, डू रेस्पेक्ट टू दोज. If you are doing any mantra chanting in your mind, or if you are doing any imagination or auto suggestion, that is not meditation. That is hypnosis only. Correct. Meditation is about going beyond the mind. When you are doing nothing, you are doing meditation. When you are doing anything, you are not into meditation. You are in hypnosis. तो आजकल भी बड़े बड़े सारे बाबा जो ध्यान के नाम पे प्योर हिप्नोसिस बेच रहे हैं, सारे, मतलब सारे मैं कहूँगा. लेकिन अब लोग नहीं जानते तो ठीक है, चल रहा है. तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है ना मयंक जी, बिकॉज अभी हम 5th डिमेंशंस पर आए हैं, और इस 5th डिमेंशंस में हमारे पास बहुत सारे लॉज आए हैं ऊपर के डायमेंशन से, जिसमें हिप्नोसिस भी एक है. अब आगे आने वाले जनरेशन्स में जब हम अलग अलग डायमेंशंस पर जाएंगे, जैसे अभी हम लोग 20% ऑफ द ब्रेन यूज़ करना सीख गए हैं, आगे आने वाले समय में हमारे पास कौन कौन से लॉज उतर करके आएंगे, हम कितना ज़्यादा डेप्थ में जा पाएंगे, कितना ज़्यादा ब्रेन को यूज़ कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा. लेकिन हम आज की डेट में, जैसे हम पहले 3D में थे, फिर 4D पर आए, अब हम 5D पर आ चुके हैं. हम आगे चल के जैसे जैसे हमारे डायमेंशंस बढ़ते चले जाएंगे, हमारे रूल्स एंड लॉज हमारे पास और भी आते चले जाएंगे. नहीं, देखो, हम कोई डायमेंशन में ऊपर नीचे नहीं जा रहे, ना ही कोई लॉज आते जा रहे हैं. अब समझो, हम आगे जो बढ़ रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, न्यूरो साइंस में आगे बढ़ रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने पूरे ब्रेन को स्कैन कर सकते हैं. यानी हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है बगैर बोले हम एक स्क्रीन में देख सकते हैं. साइंटिस्ट अब ऐसे स्कैनिंग मशीन लगा रहे हैं कि जिससे हमारी न्यूरोलॉजी को पढ़ा जा सकता है. यस, न्यूरो साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, धीरे धीरे न्यूरो साइंस आगे बढ़ रहा है कि टेलीकाइनेसिस कर सके, यानी हमारे ब्रेन से कुछ सजेशन दे और चीज़ें मूव होना शुरू हो जाए. टेलीपैथी पे ऑलरेडी उन्होंने काम लगभग फिनिश कर दिया है कि वो कुछ सोचेंगे और कंप्यूटर वो चीज़ें टाइप करना शुरू कर देगा. तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन जिसने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, एटॉमिक हैबिट्स. उनका नाम क्या था? वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. देयर वाज अ पर्सन ना, जो बिल्कुल उनका हाथ भी मूव नहीं करता था, वो अपने आईज के मूवमेंट से उन्होंने कंप्यूटर्स को सजेशंस दिए थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी एक प्रिंसिपल्स की एक बुक प्रिंट हो गई थी. बिल्कुल वही चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है कि उन्होंने, मतलब अब न्यूरो साइंस ने अंधे को भी देखने का आभास देना शुरू कर दिया है, कि देखने वाली फीलिंग दे दी है कि आप देख रहे हो, क्योंकि देखते तो आप दिमाग से हो, आंखों के द्वारा देखते हो. तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि ब्रेन की इतनी अनलिमिटेड पावर है कि साइंटिस्ट जितना भी रिसर्च करेंगे उन्हें उतना ही कम लगेगा. यस, वी कैन डू टेलीकाइनेसिस. कुछ टाइम में आप देखेंगे हम ब्रेन पावर से, एक छोटा बच्चा टेलीकाइनेसिस चीज़ों को मूव करना शुरू कर देगा. इतनी पावर हमारे ब्रेन में है. तो इस वे में हिप्नोसिस हमारी मदद कर सकता है, न्यूरो साइंस हमारी मदद कर रहा है. कुछ टाइम में न्यूरो साइंस पर्टिकुलर इंप्रेशंस को भी पकड़ लेगा, यानी कि आप कौन से पर्टिकुलर इंप्रेशंस आपको परेशान कर रहे हैं वो उसे स्टॉप भी कर सकता है. और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस का पूरा इलाज आ रहा है कि जिसमें हम लोग साइंटिफिकली न्यूरो साइंस की मदद से उन एंग्जाइटी, डिप्रेशन को रिमूव कर सकते हैं, पास्ट ट्रॉमास को रिमूव कर सकते हैं मशीनरी से के थ्रू. तो ये साइंस है या स्पिरिचुअलिटी है? दिस इज प्योर साइंस. और स्पिरिचुअलिटी को आप साइंस से अलग नहीं कर सकते. स्पिरिचुअलिटी भी क्या है? एक खोज है. आप खोज करते हो. खोज मतलब क्या? रिसर्च करते हो. वो साइंस ही हुआ ना, रिसर्च करना. स्पिरिचुअलिटी भी क्या? खोज, अंदर की खोज, अंदर की रिसर्च, अंदर गोइंग, दैट इज रिसर्च ओनली. इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च, दैट इज साइंस. तो अध्यात्म को आप विज्ञान से अलग नहीं कर सकते. अंधविश्वास और विज्ञान साथ में नहीं टिक सकते. करेक्ट. लेकिन अध्यात्म अंधविश्वास नहीं हो सकता. अध्यात्म ओपन माइंड होता है. अध्यात्म हिम्मत देता है. अध्यात्म आपको साइंटिफिक अप्रोच देता है. अध्यात्म ये नहीं कहता कुछ भी आंख बंद करके मान लो. अध्यात्म कहेगा कि आप सवाल करो, आपको जमता है, आपका एक्सपीरियंस बनता है तो मानो, नहीं बनता तो मत मानो. मुझे ये बात तो समझ में पूरी आ गई है
कि हिप्नोथेरेपी सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को समझने में ही यूज़ करना चाहिए। लोग बाग जो जनरलाइज्ड वे में हिप्नोथेरेपी को समझते हैं कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और तुम पूरा गिर जाओगे और फिर तुम अपने हाथ ऊपर उठाओ और फिर उसको वशीभूत कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट हिप्नोथेरेपी, दैट इज़ एन आर्ट। यस, दैट इज़ एन आर्ट, दैट इज़ अ स्किल टू शोकेस कि ये चीज़ काम कर रही है। yes. इससे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसका यूज़ है वो है आप किस प्रकार अपने भीतर जा कर के अपने सबकॉन्शियस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो अब आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, अब आप उनको डिलीट कर सकते हैं और अब न्यू साइंटिफिक तरीके से जो अप्रोच आज की दुनिया में आप देखना चाहते हैं, फ्यूचर जैसा देखना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को सजेस्टेबिलिटी के तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोबारा से लिख सकते हैं। बिल्कुल, ताकि आप अपने फ्यूचर को प्रॉपरली डिज़ाइन कर सके। एंड तो इसका मतलब है डेस्टिनी डज नॉट एग्जिस्ट। नो, अगर डेस्टिनी एग्जिस्ट करती तो कोई सारे धर्म कर्म फेल है, फिर कोई कर्म का कोई मतलब नहीं रहता। कर्म की थ्योरी को हमें फाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर डेस्टिनी एग्जिस्ट करती, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो क्यों हूँ मैं, क्यों दी कुदरत ने मुझे क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो कर्मा लॉ फेल है आपकी वजह से। अगर डेस्टिनी अगर डिसाइडेड डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ है तो फिर कर्म का क्या मतलब रह जाता है। या तो डेस्टिनी होगी, देखो आप बीच का रास्ता नहीं अपना सकते, ये चालबाजी है। या तो आप बोलते हो कि जो विधि का विधान है वो जो होना है वो होके रहेगा, जो किस्मत में लिखा होके रहेगा, तो फिर कोई माइकल लाल उसे टाल नहीं सकता, वो भगवान ने लिखा है। अगर कोई बोले कि मैं ये करूँगा, तुम्हारे 500 रुपये में वो ग्रह ठीक कर दूंगा, तो भगवान को चैलेंज कर रहा है जो भगवान ने लिखा है। देखो, या तो डेस्टिनी है तो कोई बदल नहीं सकता, अगर बदली जा सकती है तो मतलब वो डेस्टिनी नहीं है, मतलब थिंग्स आर चेंजेबल फुल्ली, तो उसे मानना खतरनाक है, डेंजरस, इट्स रिस्की। कि आप पहले ही बिलीफ बना लो ये नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, आप अपने लाइफ को रिस्क में डालते हैं। और अगेन, अगर डेस्टिनी है तो कर्म का सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और फिर इन चीज़ों को कन्विंस करने के लिए वो इतने कुतर्क देते हैं, इतने मीडियोकर कुतर्क देते हैं, लेकिन लोग बिलीव करते हैं। अब सीधी लॉजिक करो ना, अब कोई बोलता है मुझे कि फ्यूचर बताया जा सकता है, मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई माइकल लाल फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले। फ्यूचर छोड़ो, 1 घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया पेंडेमिक, दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया सुनामी, दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया नर्वस ब्रेकडाउन बिजनेस का, कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। सब हो जाता है, उसके बाद वो लेके आते, देखो ये यहाँ पे गया, ये शुक्र यहाँ हुआ। नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रेडिक्शंस राइट होती हैं। नहीं, वो है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ है, साइंस है, प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वो डार्ट आपकी सही जगह पे लग रही है कि नहीं, वो तुक्का है। एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, सुनो, लेकिन जो मैं ये कहूँगा कि आप कहो कि फ्यूचर बता सकता है, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। आई एग्री, आई टोटली नोबडी। आप 10-20 साल बाद छोड़ो, 1 घंटे के बाद का फ्यूचर नहीं बता सकता। इफ आई टेल देम कि कल सुबह का शेयर मार्केट बताओ, इफ आई टेल देम कि कल के क्रिकेट का मैच का रिजल्ट बताओ, इफ आई टेल देम कि कल वो मटके का नंबर बताओ, हैव अ लाइव एसिड टेस्ट, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? मैच फिक्सिंग हुई है तभी बता पाओगे। यस, उससे ज्यादा मैच फिक्सर ज्यादा अच्छे हो पाएंगे, हाँ। बता पाएंगे। सो दिस इज, बताओ आप मौसम कैसा रहेगा कल, आपको उससे ज्यादा आपको आपकी सैटेलाइट अच्छी बताएगी, बिकॉज वो रिसर्च कर रही है। तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मेक योर ओन फ्यूचर। नेचर ने, परमात्मा ने इतनी शक्तियां दी है, कुदरत ने इतने अनलिमिटेड पावर्स दिए हमें, तो वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्यों दी हमें पता है? अब डायमेंशंस की बात करते हैं। अर्थ 3 डायमेंशनल है, फर्स्ट वेजिटेशन, सेकंड एनिमल, थर्ड वी ह्यूमंस। इन तीनों में से क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुदरत ने सिर्फ ह्यूमंस को दी है। और उसका मीनिंग क्या है पता है? कुदरत ने कहा भाई तुझे क्रिएटिव इंटेलिजेंस दी है, तो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर, मेरे भरोसे मत बैठ। और उस वजह से हम वो कुदरत क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमें दी है, इस वजह से हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। मयंक जी, इट वॉज अ रियल वेरी कैंडिड इंटरव्यू। मुझे आज तक जो मेरा भ्रम था हिप्नोसिस को लेकर के, वो काफ़ी हद तक दूर किया आपने, और बहुत सारे लोगों का भ्रम भी दूर हुआ होगा इससे। और
वाकई मैं कई जगह पर आपसे अग्री भी कर रही थी और बहुत रियलिस्टिक आपने आंसर्स दिए. देयर वाज नथिंग विच वाज वेरी पॉलिश्ड. जो भी आपने बोला वो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपने नॉलेज गेन की थी वही आपने बोला है. बहुत सच्चे दिल से आपने ये इंटरव्यू दिया है एंड आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट. थैंक यू वेरी मच. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई बिलीव कि जो भी बातें आज आपने इस पॉडकास्ट में सुनी वो बहुत रियलिस्टिक थी. मतलब साइंटिफिक तरीके से आपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जो उन्होंने व्यूज़ अपने बताए हैं, बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट भी होंगे. और ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ जो हमें लगता है कि हमारे पीछे हैं, अगर हम उन्हें माने तो हमारे पीछे ज़रूर भूत पिशाच लगे दिखाई देंगे. लेकिन अगर हम ये मान लें कि वो हमारे खुद के मन का वहम है तो जो भी आपका बिलीफ सिस्टम होगा ज़िंदगी वही आपको दिखाई देगी. यानी आप अपने जीवन की रूपरेखा खुद ही बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू मयंक जी, डेस्टिनी एग्जिस्ट ही नहीं करती. और ये बहुत हद तक सही बोल रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि अगर डेस्टिनी एग्जिस्ट कर रही होती तो इतनी सारी मोडालिटीज़ जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए, वो आती ही क्यों हमारे पास. अगर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है परमात्मा के मर्जी के बगैर, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ हिप्नोसिस, माइंड को किस तरीके से NLP के द्वारा ठीक कर सकें, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? ऊपर से ही आ रही हैं. तो जब ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही हैं, तो नेगेटिव चीज़ें जो आपके पैरों में बेड़ियाँ बनाकर आपको रोक रही हैं, क्यों रुक रहे हैं आप? तोड़ दीजिए ये बेड़ियाँ और आगे बढ़िए. हम जागरूक हैं, चेतन अवस्था में हैं, तो बस कॉन्शियस ब्रेन पर वर्किंग कीजिए ताकि सब कॉन्शियस बिलीव्स को आप बिल्कुल हटा सकें. अनलर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मयंक जी. थैंक यू.